मैं कहा कि मुझे ना पहले बता दें कि आपने नेक्स्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैं अच्छे से क्लियर करके बैठूं और मुझे एमसीक्यू करना अच्छा जो है साइकोलॉजी। 338 क्वेश्चन है। अ सेंस ऑफ कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की बात कहाँ पे हो रही होती है, यानी इसको मैं आपको ये कहूँ कि पहले कोई मुझे बताएगा कि ये सवाल किस थ्योरी से है। जी एग्जामिनेशन हो गया था, ये थर्ड, ये पिछला सवाल ही था। अच्छा ये सवाल जो है थ्योरी से है, जरा कोई बताएगा। अगर किसी याद भी करना हो तो मैंने जी ये सवाल किस थ्योरी से है। कोई नहीं बोल रहा। ये वाली सवाल जो है वो साइको सेक्सुअल थ्योरी जो है उस इरिक्सन की जो थ्योरी है उसमें से है। ठीक है, इरिक्सन की थ्योरी, साइको सेक्सुअल थ्योरी, उसमें से सवाल है। और ये सवाल क्या कहता है कि सेंस ऑफ कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन, कि जब कोई शख्स मुस्तकबिल के यानी अगली जनरेशन के बारे में सोचता है, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचता है, तो वो किस से आता है। तो यहाँ पे पहले ये बताएं इसका आंसर क्या होगा। जनरेटिविटी होगा, आइडेंटिटी, इंटेग्रिटी या इंडस्ट्री। इसका आंसर ए है, जनरेटिविटी। अगर आपको मसला हो आप इसकी थ्योरी को सुन लीजिएगा, इसमें से अगले 3-4 सवाल रिपीट होंगे यहाँ पे। देखें यहाँ पे, चलिए अब बताइएगा आवाज के हवाले से। देखिए मैं अपने मुकम्मल जोर के साथ बोल रहा हूँ, पंखा भी बंद है और गर्मी भी लग रही है, लेकिन जितनी हिम्मत होती है मैं उसके मुताबिक बोल रहा हूँ। और माइक मैंने उतारा है, जरा बताइएगा। ठीक है, ये मीरब साहिबा कौन है, को पहले दफा इनको देखा है। जरा अपना ये जो माइक वगैरह है ये ऑफ करके रखें प्लीज। ठीक है। अच्छा, सेंस ऑफ कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन जनरेटिविटी होता है, यानी अगली जनरेशन के बारे में सोचना, लोगों के बारे में कंसर्न करना, ये होता है। आइडेंटिटी होता है अपनी पहचान के हवाले से। इंटेग्रिटी भी ये होता है अपनी इज्जत के बारे में सोचना। इंडस्ट्री होता है मेहनत के हवाले से। ये सवाल है साइकोसेक्सुअल थ्योरी इरिक्सन की। बहरहाल आप इसको पहले वाले पॉइंट को अभी याद रखें, ये वाला जनरेटिविटी वाला। इसके बाकी पॉइंट आगे रिवाइज होंगे तो मैं वहां पे इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है अ सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फुलफिलमेंट। जहां पे कोई शख्स कहता है कि मैं क्यों हूं, मेरी क्या पहचान है, मुझे तस्लीम किया जाए, मुझे पहचाना जाए। तो वो सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फुलफिलमेंट वो किस में आती है। जनरेटिविटी तो फ्यूचर जनरेशन की बात हो गई, वो तो गया। आइडेंटिटी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि आइडेंटिटी जो होता है, जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, आप बात करते हैं फुलफिलमेंट की, अपनी पहचान की, अपने बारे में, तो आइडेंटिटी होता है। अच्छा, व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी फील इन आवर अल्टर स्टेट ऑफ अवेयरनेस इज द सब्जेक्ट एरिया ऑफ। कौन सा साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट का ये स्लोगन है, ये बात करते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि हम वही सोचते हैं जो हम जानते हैं, जो हमारे अंदर होता है हम वही सोचते हैं, वो उसी तरह करते हैं। और जो रूहानियत की बात कर, स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, जो रिलीजियस की बात करते हैं, रेवलेशन की बात करते हैं, तो वो वाली जो है वो कौन सी यहाँ पे जवाब आएगा। जी बिल्कुल, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी है। ठीक है, ये ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का ये स्लोगन है। अ, उसके अलावा इंडस्ट्री कहते हैं मेहनत करने को। ठीक है, इंडस्ट्री कहते हैं मेहनत को। और इंटेग्रिटी ये होता है इसी का, आप जब 7वीं स्टेज के अंदर आते हैं ना, आप कहते हैं कि मुझे इज्जत दी जाए, मेरी जो है ना वो अब एक शान शौकत के साथ जिंदगी गुजारूं। नहीं तो आप स्टेगनेंट हो जाते हैं और आप पड़े रहते हैं। बहरहाल इस थ्योरी को देखने के लिए, मैं समझने के लिए, मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे साइकोलॉजी के अंदर तीसरी चौथी वीडियो ही है ये, इरेक्शन, ये आप जरूर कीजिएगा। 339 का 339 का ऑप्शन ए को बता दें अगेन प्लीज। जनरेटिविटी क्या होता है, जब आप मुस्तकबिल के, यानी देखो जब मेरी उम्र हो जाएगी ना 40 साल से ऊपर, आ, उसके बाद मतलब मैं अब दुनिया के बारे में सोचूंगा।
ये स्पेशली 65 साल की उम्र के बाद, 65 साल के बाद मैंने जिंदगी में अच्छा किया है, अच्छा कमाया है, अच्छा खाया है, और अच्छी मैंने सोच ली है। अब मैं कहूंगा कि जो मैंने सीखा है मैं आगे शेयर करूंगा, मैं लोगों को अपने जैसा बनाऊंगा। इस तरह की चीजें जो है वो हम कहते हैं। जी बहरहाल बहुत सी 365 वीडियोस मेरे सिर्फ एक जो एजुकेशन कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर हैं, कि जिनको एजुकेशन की बेसिक का नहीं पता वो उसको सुन लें, तो वो 100% जब वो उसको मुकम्मल कर लेगा तो मुझे कहेगा कि सर हमने जो है वो पूरी एजुकेशन तैयार कर ली है। और वो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई पेड नहीं है कि जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं कर सकता। यूट्यूब पे पब्लिक के लिए एक ही प्ले लिस्ट अवेलेबल है, जो सिर्फ उसी को कर लेना, तो उसको कुछ और करने की जरूरत ही कोई नहीं है। अच्छा जी, व्हाट वी थिंक ये हो गया है। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज पंजाब यूनिवर्सिटी। व्हेन इट एस्टैब्लिश्ड, इट इज एस्टैब्लिश्ड। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है, और कब बनी थी? 1982 के अंदर। ठीक है, रट्टा लगा लीजिएगा जिनको नहीं पता, बाकी मुझे उम्मीद है कि सबको पता ही होंगे। द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? बड़ा आसान सा सवाल है, अभी पढ़ के आए हैं, बात करके आए हैं। कोहलबर्ग ने दी थी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोहलबर्ग ने दी थी। थॉरनडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। इरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी, साइको सेक्सुअल थ्योरी दी थी। और वगोट्स्की ने जो है वो सोशल कल्चरल लैंग्वेज या सोशियो कल्चरल थ्योरी या सोशियो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ये दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वो दी थी। ठीक है। According to Jean Piaget, theory of cognitive development, most children make clear connection between past, present and future in any given situation। यानी कौन सी ऐसी बच्चे की स्टेज है जिसके अंदर, नहीं नहीं, दोनों का मुख्तलिफ काम है। इरिक्सन का और काम है, फ्राइड का और काम है, दोनों का और। इरिक्सन और फ्राइड दोनों मुख्तलिफ हैं। ये लर्निंग का है जो इरिक्सन है, और जबकि वो जो दूसरे हैं वो कॉन्शियस के ऊपर बात करता है। अच्छा खैर, बात कर रहे हैं कि कौन सी यानी बच्चा कब जो है ना इस काबिल होता है कि वो देख सकता है कि ये काम मैंने कल किया था, ये काम मैं कल करूंगा, ये मैं अब कर रहा हूँ, यानी इसे माजी, उसको मुस्तकबिल और उसको हाल के बारे में मालूम मालूम होता है। वो कौन सी स्टेज है? गलत बता रहे हैं आप लोग, गलत बता रहे हैं। इतना भी कोई नहीं होता। देखें, 2 साल से लेके 6 साल तक की एज तक जो बच्चा होता है वो परी ऑपरेशन का होता है। अब 6 साल के बच्चे को पता होता है कि बाबा मैंने कल आइसक्रीम खाई थी, बाबा मैं कल आइसक्रीम खाऊंगा, बाबा मैं अब काम कर रहा हूँ, आप आइसक्रीम खिलाएंगे ना। तो ये जो सारी बातें हैं उसे माजी मुस्तकबिल हाल का पता चल गया है, उसको पता चल गया है। तो ये 6 साल में ही उसको माजी हाल मुस्तकबिल पता चल जाता है कि ये काम हो चुका है, ये काम होना है, ये काम हो रहा है, इसको पता चल जाता है। क्लियर? According to Piaget, children thinking differs in dash from adult than in। यानी प्याजे कहता है कि बच्चा जितना सोचता है ना उतना ही बड़ा सोचता है, लेकिन जो बड़ा सोचने की जो है वो जो बड़ा बंदा सोचता है और जो छोटा सोचता है उनकी जो है वो क्वालिटी का फर्क होता है, काइंड का फर्क होता है, लेकिन उनकी अमाउंट सेम होती है। यानी बड़े बंदे के दिमाग के अंदर अगर एक दिन के अंदर 65,000 ख्यालात आए हैं, तो जो छोटा बच्चा होगा उसके जहन के अंदर भी एक दिन में 65,000 ख्यालात होंगे। लेकिन वो कहता है कि जो छोटा बच्चा है उसके ख्यालों की नौइयत, उसकी ख्यालों की काइंड जो है वो मुख्तलिफ होगी, लेकिन उसके जो बड़ा है उसके ख्यालों की काइंड। बड़े को फिक्र है, आजकल के नौजवानों को किसी दोशीजा की, किसी महिला की फिक्र है, हर वक्त उसके दिमाग पे सवार है, और उसको उसको अंदर यही आए गए ख्याल रहता है, कोई पैसे का ख्याल है, कोई नशे का ख्याल है, जिस तरफ आज कौम लगी हुई है। और छोटा बच्चा है उसे ये है कि अब अम्मी मारेगी या अब्बू मारेगा, अब मैं ये इस चीज को, वो चीज कैसे पड़ी हुई है जरा इसको मैं चेक तो करूं, ये कैसी है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा। बच्चे की यानी काइंड और है, बड़े की काइंड और है। ठीक है। और लेकिन जितना बच्चा सोचता है ना उतना बड़ा ही सोचता है। ये छोटे छोटे बच्चों को भी बड़ी सोची होती हैं, ये भी बड़े पड़े होते हैं उनके अंदर ना, ख्यालों के अंदर कभी कभी मगन मस्त पड़े होते हैं। समझ आई? अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी, मुझे दिल कर रहा है मौलवियों की तरह ना वो पढ़ना शुरू कर दूं। क्या कहते हैं जब मौलवी रिदम में आती है ना,
तो वो पूरी तकरीर को तर्ज में पढ़ रहे होते हैं। तो मैं भी अब जो है ना वो इस सवाल को मेरा दिल कर रहा है, मेरे अंदर से दिल कर रहा है कि मैं भी उनकी तरह मिलाद पढ़ना शुरू कर दूं। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, which one out of the following will not influence one's cognitive development? जी रिदम डेवलप हो गया ना। अच्छा, आफ्टर डेवलप will not influence one's cognitive development, कौन सी चीज है जिसका इनमें से कॉग्निटिव के साथ ताल्लुक नहीं है, दिमाग के साथ ताल्लुक नहीं है? ये जीन पियाजे कहता है। यानी इन तीन चीजों में से लैंग्वेज, सोशल एक्सपीरियंस और मैच्योरेशन, कौन सी चीज है जिसका ताल्लुक नहीं है जो है वो दिमाग के साथ? जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। लैंग्वेज को जो जीन पियाजे है ना, इसने बहुत कम अहमियत दी है, लैंग्वेज को कम अहमियत दी है। सोशल एक्सपीरियंस को समहाउ कुछ अहमियत देता है, मेच्योरेशन को ज्यादा अहमियत देता है कि ये एज के साथ जो है मेच्योरिटी बढ़ती है। तो लैंग्वेज का दिमाग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लैंग्वेज का कॉग्निटिव के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये जीन पियाजे कहता है। और जबकि लैंग्वेज, कल्चर और सोशल, इसकी अहमियत वेगोट्स्की बहुत ज्यादा देता है। 346 है, in the context of language development, which of the following areas were underestimated by Piaget? कौन सा एरिया जो है वो अंडर एस्टिमेट किया गया पियाजे की तरफ से इन चारों में से, तीनों में से? हेरिडिटी को अंडर एस्टिमेट किया, सोशल इंटरेक्शन को अंडर एस्टिमेट किया, या इगोसेंट्रिक को अंडर एस्टिमेट किया उसने? जी आप लोग ठीक बता रहे। एक तो हेरिडिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, हेरिडिटी को वो अहमियत देता है, और सोशल को वो कम अहमियत देता है। और इगोसेंट्रिक स्पीच, ये जीएन पियाजे की बात करता है कि जो है ना इंसान छोटे अपने आप को रेगुलेट करने के लिए अपने आप से बातें करते हैं, इगोसेंट्रिक स्पीच होती है। तो जो सोशल इंटरेक्शन है इसके साथ जो है वो नहीं ताल्लुक होता। सोशल इंटरेक्शन जो है इसको जीन पियाजे इग्नोर करता है, इसको अंडर एस्टिमेट करता है, इसको ज्यादा अहमियत, ज्यादा भाव नहीं देता। Piaget proposes that pre-operational children are unable to conserve, कि जो परी ऑपरेशनल बच्चा होता है वो कंजर्व नहीं कर सकता। he attributes this inability to which one of the following factor? यानी बच्चे, कंजर्वेशन क्या होता है कि आपने एक बच्चे को एक लंबे, यानी उसका जो है ना वो चौड़ा गिलास, उसके अंदर एक लंबे गिलास के अंदर मैंने पानी डाल के दिया, फिर वही पानी मैंने चौड़े गिलास के अंदर डाला, तो बच्चा समझेगा कि जो लंबा गिलास है ना इसके अंदर पानी ज्यादा है और चौड़े गिलास के अंदर पानी कम है। तो अब बच्चा जब ये सोचेगा तो यानी कंजर्व नहीं कर सकता, वो कंजर्व यानी सिर्फ चीज का एक पहलू देख रहा होता है, दूसरा पहलू नहीं देखता। तो ये वाली जो है वो ये कौन सी है, ये इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट है कि सिर्फ एक तरफ देखना, दूसरा पहलू ना देखना। ए ऑप्शन इसका ठीक है, ए ऑप्शन इसका ठीक है। इसके डिस्ट्रैक्टर अगले सवालों में आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू पियाजे, अडोलसेंट जो जवान है, 13 से 19 साल का बच्चा, 11 से 19 साल का बच्चा, कैन प्रिडिक्ट अबाउट वेरिएबल दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम एंड दिस इज कॉल्ड, यानी वो मुस्तकबिल के बारे में तुक्के लगा रहे होते हैं, मफरूजे दे रहे होते हैं, हाइपोथेसिस दे रहे होते हैं मुस्तकबिल के बारे में, जो है ना वो मुस्तकबिल में चीज किसी कि ये काम मुस्तकबिल में होगा उसके बारे में कोई प्रिडिक्शन दे रहे हैं। तो ये वाली कौन सी, ये जीन पियाजे की कौन सी स्टेज होगी और कौन सा जो है ना उसका सवाल होगा जिसके अंदर वो जो है वो दे रहा होगा, तुक्का लगा, यानी वो मुस्तकबिल प्रेडिक्शन कर रहा होगा? जी जरा बताइए, प्रेडिक्शन किस में होती है? परिपोजिशनल थॉट में, ये तो कोई बस साइंटिफिक रीजनिंग में, हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग नंदा। जी आप लोग ठीक बता रहे हैं, हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग ये आती है फार्मल स्टेज में, जब चीज बच्चा मुस्तकबिल के हवाले से प्रेडिक्शन कर रहा है, हाइपोथेसिस दे रहा है, किसी चीज के बारे में बता रहा है, तो वो हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग होता है। हाइपो हाइपो मुस्तकबिल के हवाले से होता है हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग। Given cues to children and offering support as and when needed is an example of। हाँ जी जरा बताइए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आप छोटे छोटे क्यूज देते हैं, हिंट देते हैं किसी काम को करने के लिए, या उनको थोड़ी सपोर्ट मुहैया करते हैं ताकि वो अपना काम कर लें, तो ये क्या चीज होती है ये वाली? जी ये अहम कंसेप्ट है, बहुत दफा रिपीट होता है ये वाला सवाल, इस तरह का स्कैफ फोल्डिंग का सवाल। स्कैफ फोल्डिंग होती है एक टेम्परेरी हेल्प, क्या होती है? एक टेम्परेरी हेल्प होती है स्कैफ फोल्डिंग, कि कोई शख्स जो है वो उसको वक्ती तौर पे जो मसला कोई आया है
वो उसको अगर आप उसकी थोड़ी सी मदद करें तो मसला हल कर सकता है। कोई बंदे ने सीढ़ियां चढ़नी है तो पहली सीढ़ी मुश्किल लग रही है तो मैं पहली सीढ़ी पे चढ़ा देता हूँ, अगली सीढ़ी पे खुद चढ़ जाता है, तो इसका फोल्डिंग होगा। ठीक है। या कोई आप बच्चों को एग्जाम्पल एक करवा देते हैं, वो पूरी मैथ की मशक कर लेता है, आपका वो एग्जाम्पल करवाना उसका फोल्डिंग होगा। यानी टेम्परेरी जो हेल्प होती है इसे इसका फोल्डिंग कहते हैं। जब अगला बंदा काम करने काबिल हो जाता है तो हम अपनी इसका फोल्डिंग वापस ले लेते हैं। Which aspect is neglected in the Vygotsky theory? कौन सी चीज Vygotsky की थ्योरी के अंदर इग्नोर की गई? हाय मेरे अल्लाह, ये आवाज का मसला। कौन सी थ्योरी जो है वो Vygotsky के अंदर इग्नोर की गई? सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल या लिंग्विस्टिक? सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल या लिंग्विस्टिक, किस चीज को उसने इग्नोर किया? देखो ये तो बात ही यही करता है, एससीएल इस थ्योरी का नाम है, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। बायोलॉजी जो हेरिडिटी है इसको ये अहमियत कम देता है, हेरिडिटी को जो है वो Vygotsky जो है वो इग्नोर करता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी 20 सवाल रह गए, हिम्मत कीजिए थोड़ी सी, मैं स्पीड पकड़ूंगा कि हम इसी में खत्म कर लें। तो सवाल समझ ना आ रहा हो तो आपने गाड़ी रोक लेनी है। अकॉर्डिंग टू लेव Vygotsky, प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चे की जो कॉग्निटिव की डेवलपमेंट होती है किससे होती है? एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा। मेंटल स्कीमा की बात तो जीन प्याजे करता है। स्कीमा की बात कौन करता है? जीन प्याजे करता है। ये तो Vygotsky की थ्योरी के हवाले से बात हो रही है, ये गलत हो गया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर हो रही होती है, बीएफ स्किनर के अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर बात हो रही होती है, तो ये यहाँ पे तो नहीं होगा। तो ये सोशल इंटरेक्शन है, कि जो सोशल इंटरेक्शन को ज्यादा अहमियत देता है Vygotsky, और उसी को कहता है कि इसी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है, शुक्रिया। 352 है, अकॉर्डिंग टू द परी कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के जो थे, हमने कहा था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, उसके 3 लेवल हैं। एक को बोलते हैं परी कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। परी कन्वेंशनल लेवल वो होता है, हर एक के अंदर फिर दो दो लेवल होते हैं, दो दो, ये लेवल है ना, हर के अंदर दो दो स्टेजेस होती हैं। परी कन्वेंशनल के अंदर 2 स्टेजेस, कन्वेंशनल के अंदर 2, पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर 2। अब परी कन्वेंशनल के अंदर 2 स्टेजेस कौन होती हैं? वो होती है, एक तो कहते हैं पनिशमेंट और ओबीडियंट। बच्चा बड़ा जो है ना वो पनिशमेंट है या ओबीडियंट है। जब बच्चा कहता है गिव एंड टेक, कुछ मेरा फायदा तो कोई तेरा फायदा, वो सोचते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि वुड बी इंडिविजुअल टर्न, कौन सी नीड यहाँ पे है हमने देखनी है जो पहली परी ऑपरेशन के अंदर आती है। पर्सनल नीड एंड डिजायर। पर्सनल नीड एंड डिजायर तो आती है कि वो अच्छा, जो हमें ना गुड बॉय गुड गर्ल, ये तो तीसरी स्टेज होती है। इंडिविजुअल वैल्यूज अपनी, वही गुड बॉय गुड गर्ल के अंदर आएगा। तो पोटेंशियल या उसके अंदर वो आता है, 5वीं स्टेज के अंदर आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल पुनिशमेंट इन्वॉल्व, हाँ जी, किस कहाँ पुनिशमेंट होती है? पहली में होती है ना, ओबीडियंस और पुनिशमेंट। बच्चा कोई काम कर रहा है और वो खौफ से कर रहा है, मार के डर से कर रहा है, तो ये होती है पहली स्टेज, परी कन्वेंशन पहली स्टेज, पहला लेवल के अंदर है, तो ये वाला होता है। ठीक है। According to Kohlberg, the thinking process involved in judgment about question of right and wrong। देखें ये कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, मैं इन टर्म्स को आपको जो है वो समझा देता हूँ। मोरल रीजनिंग होता है कि जब आप कोई काम कर लें, यानी मैं बाजार से बर्तन लेने गया हूँ और बर्तन मैंने लिया, और लेने के बाद मैं घर आया तो बेगम ने कहा आप तो बहुत महंगा लेके आए हैं बर्तन, ये वाला। अब मैंने उस वक्त समझा कि हाँ यार मैं महंगा लेके आया हूँ, फिर मैं जजमेंट करूंगा यार असल में ना मुझे जल्दी बहुत थी, वरना मैं 2-3 दुकानें और फिर लेता, तो मैं बर्तन इसलिए महंगा लेके आया हूँ। अब ये मेरी किसी काम को करने के बाद उसको जजमेंट देना, यानी द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व जजमेंट अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि मैंने ठीक किया है या गलत किया है, मैंने ठीक किया है या गलत किया है, उसके बारे में कोई फैसला करना, जजमेंट देना, वो होता है मोरल रीजनिंग। मोरल रियलिज्म होता है, इसका आंसर मोरल रियल रीजनिंग ही है, लेकिन मैं बाकी पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ। मोरल रियलिज्म होता है कि हर एक के लिए, रियलिज्म क्या था, एक मिनट मुझे रियलिज्म दोबारा याद आए। मोरल डायलेमा कहते हैं जब हम कंफ्यूजन स्टेट के अंदर होते हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ठीक है, कंफ्यूजन स्टेट के अंदर होते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मोरल रीजनिंग होता है। और इसका जो मोरल रियलिज्म होता है, हाँ, ये कहता है कि रूल्स आर एब्सोल्यूट, यानी पूरी दुनिया के लिए सेम रूल है।
डायलेमा सिचुएशन के जहां बंदा सोच रहा होता है कि मैं गलत हूं या ठीक हूं। अच्छा, मोरल रियलिज्म कहते हैं कि जहां पे रूल्स अब्सोल्यूट होते हैं, पूरी दुनिया में एक ही तरह से चीजों को लिया जाता है, उससे रियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि डायलेमा कहते हैं कंफ्यूजन स्टेट होती है, रीजनिंग में जजमेंट करते हैं, रियलिज्म में कहते हैं कि हर चीज जो पहले से डिसाइडेड है वही होगी, कॉपरेशन में मिलजुल के करना, यार कोई नहीं कर लेते हैं यार, मैनेज कर लेते हैं। इमिनेंट जस्टिस होता है कि जो गलती करे उन्हें फौरी सजा मिलनी चाहिए, फौरी चपेट पैनी चाहिए। अच्छा, आगे है अ चाइल्ड रीजन, यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दिस फॉर यू। बच्चा कहता है कि आप मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करूंगा। व्हाट इज द स्टेज अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी? हाँ जी, कौन सी है? यानी गिव एंड टेक वाली है ना। आप मेरे लिए अच्छा करें, यू डू फॉर दिस फॉर मी, आप मेरे लिए अच्छा करें, मैं आपके लिए करूंगा। अब गुड बाय गुड गर्ल तो ये नहीं होगा। सोशियो कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये भी नहीं होता, सोसाइटी को नहीं देख रहे। द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ये इसका नाम है, ये भी थोड़ा मुश्किल नाम है। पर्पस, भाई तू मेरा मकसद मकसद पूरा कर, मैं आपका मकसद पूरा, यानी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, एक दूसरे का मर्पस पूरा करें। तो ये होती है, यानी जहां पे हम ये कह, आप मेरा काम करो मैं आपका काम करता हूं, तो वो हमारे पास होती है उसकी स्टेज, ये वाली होती है गिव एंड टेक वाली। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन वेगोट्स्की थ्योरी इज, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ये यहाँ पे आगे देखें, बल्कि मैंने एक पिक्चर लगाई तो थी, किधर है, चलो कहीं और आएगी। अच्छा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये होता है कि जहां पे टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और आप किसी की मदद से उसको अचीव कर लेते हैं, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडो, यानी एक काम है जो आप कर, एक काम है एक दायरे के अंदर जो मैं कर सकता हूँ, उससे एक अगला दायरा है जो काम मैं नहीं कर सकता, कोई मेरी मदद करे तो मैं कर सकता हूँ, और एक काम उससे ज्यादा है जो मेरी कोई मदद करे मैं तब भी नहीं कर सकता। तो ये होता है कि जब टास्क मुश्किल हो और लेकिन वो किसी की मदद लेके हम कर लें, उसे हम कहते हैं। जो ZBD है ना, इसका फोल्डिंग, इसका फोल्डिंग बेसिकली वो टेम्परेरी हेल्प है जो किसी शख्स को एक जोन से दूसरे जोन में लेके जाती है। ठीक है, एक जोन से, यानी मैं जरा इसको यहां बना देता हूं। ठीक है, ये ये एक दायरा है, यानी ये काम वो है जो मैं कर सकता हूं। तो एक दायरा और है, ये काम वो है, ये वाले काम जो इस दायरे में है, ये वो काम है जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई मेरी मदद करे, अगर मुझे कोई थोड़ा सा समझाए, मेरी उंगली पकड़े, मुझे गाइड करे, तो मैं ये काम कर लूंगा। और एक और दायरा होता है जो कहता है ये वाला, कि जो है ना वो अगर आप उसकी मदद करेंगे भी तब भी नहीं कर सकेगा। अब ये सारा जो है ना, ये सारा तीनों एरिया, इनको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। और जो यहाँ पे इस जोन से इस दूसरे जोन में जाने, पहले जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए जो मेरी मदद की गई, इसका फोल्डिंग बोले सारा रेड पीरियड। और जो एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए मेरी मदद की गई है, वो उसका फोल्डिंग होगा, वो उसका फोल्डिंग होगा। बात की समझ आ गई? अच्छा जी। द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रेलेवेंट नॉलेज एंड स्किल इज एट्रीब्यूटेड टू। कौन कल्चर की बात करता है? वो कहता है ऐसा नॉलेज दिए, ऐसी स्किल दें जिससे कल्चर का फायदा हो। कौन बात करता है कल्चर की? जल्दी से बताइए, बहुत आसान सवाल। कल्चर की बात कौन करता है? शाबाश, डी करता है। ZP विगोट्स्की करता है। SCL सोशल कल्चर लैंग्वेज। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। बच्चा राइट एंड रॉन्ग के बारे में सोचता है क्या? अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट के इसकी रीजन ये है, आप किसी बच्चे को साइकिल सिखाना चाहते हैं, उसकी टांगे नहीं पहुंचती, तो वो आप जितना मर्जी सिखा रहे हैं उसे, वो नहीं चला सकेगा। यानी एक ऐसा एरिया, उसकी एज ही नहीं। आप बच्चे को जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री सिखाना शुरू कर दे 5वीं क्लास में, चाहे जितना मर्जी अच्छा उस्ताद दे दे, अब बच्चे के दिमाग का वो लेवल ही नहीं है, वो सीख ही नहीं सकता। तो ये थर्ड लेवल वो होता है कि जहाँ पे किसी की मदद से भी बच्चा नहीं पहुंच सकता, उसे हम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाली बच्चा जो सोचता है ना मॉरली, कोहलबर्ग के अनुसार, कि वो क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, के कंटेक्स्ट के अंदर बात करना, इन द सेम वे एट डिफरेंट स्टेज, डिफरेंट स्टेज के ऊपर
इन द सेम वे एट डिफरेंट, कि मुख्तलिफ स्टेज पे एक ही तरह से बच्चा सोचता है, या हर स्टेज पे, यानी वो देखे ना, पहले बच्चा शुरू में कुछ सोचता है, उसकी यहाँ जो होता है ना मोरल वैल्यूज, वो होती हैं ओबीडियंस और पनिशमेंट से, गिव एंड टेक में, फिर वो गुड बॉय गुड गर्ल में आता है, फिर वो रूल्स को फॉलो करता है, फिर वो सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन की तरफ आता है। यानी हर स्टेज के अंदर बच्चे की जो मोरल डेवलपमेंट लेवल होता है ना, वो मुख्तलिफ होता है। Children in primary school follow which of the following stage as proposed by Kohlberg? बच्चे प्राइमरी लेवल पे कौन सी स्टेज पे होते हैं? कि वो अच्छे रिलेशनशिप कायम करते हैं इस बुनियाद पे, या दुनिया के जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो करते हैं, या पनिशमेंट ओबीडियंस है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। छोटा बच्चा, प्राइमरी लेवल का बच्चा जो होता है ना, वो अभी छोटा है 10 साल तक, वो सिर्फ पनिशमेंट ओबीडियंस से डरता है कि मैं करूंगा तो मुझे जो है ना वो मुझे ओबीडियंस यानी फर्माबरदारी करूंगा, तो नहीं तो मार पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी रफली correspond to which of the Piaget stage of moral development? यहाँ बताता चलूं कि जैसे कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ना, सेम इसी तरह जो है वो जीन पियाजे की भी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है। जीन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है हिटारोनोमस और एक होता है ऑटोनोमस। हेटेरोनोमस होता है कि जब आपकी मोरल वैल्यूज बाहर से आ रही हूँ, यानी मुझे कोई कहता है इस तरह करो इस तरह करो, मैं उनकी बातों को अमल करता हूँ, अपनी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये वाली हमारे पास होती है हिटारोनोमस मोरालिटी। ऑटोनोमस होती है कि जब मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अपनी वैल्यूज खुद सेट करता हूँ, मुझे पता चलता है कि कौन सा काम ठीक है कौन सा गलत है, वो वाला ये ऑटोनोमस मोरालिटी होता है। तो ये वाला कन्वेंशनल जब लेवल होता है ना, यानी ये वाला ऑटोनोमस होता है, और जो परी कन्वेंशनल लेवल होता है वो हेटेरोनोमस मोरालिटी होता है, कि मोरालिटी बाहर से थोपी जाती है। ये मैंने ये लिख दी हैं चीजें, हेटेरोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस, इसको पढ़ लीजिएगा, इन पॉइंट्स को देख लीजिए। 360 है, अलीना टुक सानिया पेंसिल, अलीना ने सानिया की पेंसिल ली और सानिया ने अलीना का लंच खाया। अब ये क्या हो जाएगा? ये म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा ना, तू मेरी पेंसिल ली है तो मैं रोटी खवा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा, गिव एंड टेक वाली बात हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग सोशल रूल रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड करते हैं सोशल रूल? जाहिर बात है, किससे रिलेट करेंगे? कोई एक बता दे, मैं आगे चलूं। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, क्योंकि कोहलबर्ग सोशल रूल सोशल से रिलेट करते हैं, क्योंकि सोशल की बात कौन करता है? वगॉट्स्की सोशल की बात करता है। डेवलपमेंट टास्क आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो डेवलपमेंट टास्क होते हैं किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? आपकी डेवलपमेंट का ज्यादा ताल्लुक किस चीज से है? जो आपकी डेवलपमेंट का ज्यादा ताल्लुक किस चीज से है? डी गलत है जी आपका। डेवलपमेंट जो है जी आप बायोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल नहीं है। देखें डेवलपमेंट जो होती है ना, वो ग्रोथ है, डेवलपमेंट ग्रोथ से आती है। अब आप बड़े ही नहीं होंगे, बायोलॉजिकली बड़े है ना, तो आप कैसे कोई काम कर सकेंगे? और फिर बड़े भी होंगे तो डेवलपमेंट के अंदर आपकी क्वालिटी तभी बेहतर होगी, एज आएगी, तो बायोलॉजी जो है वो मैटर कर रही होती है, डेवलपमेंट के अंदर बायोलॉजी आती है। ठीक है, चाहे ये डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट दोनों चीजें उसके अंदर हैं, डेवलपमेंट के अंदर जो है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तो है, लेकिन बायोलॉजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फैक्टर है। जी लिविंग फैक्टर। हैवेगर्स थ्योरी, हैवेगर्स ना यही डेवलपमेंट थ्योरी दी हुई है, और ये कहता है कि अगर बच्चा एक अपनी एज के अंदर उस स्टेज को पा लेता है ना, तो उसको खुशी मिलती है, अगर वो नहीं पाता तो उसको खुशी नहीं मिलती। यानी मेरा बेटा 6 महीने का होने वाला है, 6 महीने का बच्चा जो होता है ना वो बैठ जाता है। अब अगर मेरा बेटा 6 महीने की एज के अंदर बैठ जाता है, ये मेरे लिए खुशी की बात है, एक अच्छी चीज है, और अगर नहीं बैठता तो परेशानी वाली बात है। बच्चे को साल के अंदर जो है 12 महीने बाद उसने चलना शुरू करना है। अगर मेरा बेटा 1.5 साल तक नहीं चल रहा, जी वो बैठ गया है, यानी अभी वो अभी बैठना शुरू कर दिया, अभी उसके 15 दिन पड़े हैं, तो अभी मतलब मिसाल के तौर पे अभी वो बैठना शुरू होगा, अभी वो गिर जाता है तो 15 दिन तक वो पक्का हो जाएगा, वो घोलू सा है, वो मोटे बंदे जो है ना बैठ जाते हैं, बहरहाल वो बैठ जाता है। तो अब ये क्या चीज है कि जो उसकी एक डेवलप एक चीज पूरी हो गई, तो ये जो होती है ना, वही उसको खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, और अगर वो नहीं होती तो फिर परेशानी होती है। मेरा बड़ा बेटा जो परी मिचोर है, यानी वो 7th माह के बाद जो पैदा हुए, तो ट्विंस थे, यानी जुड़वा थे, और फिर 2 थे, और फिर 7th मंथ बाद जो है वो डिलीवरी हो गई। तो खैर उस वजह से करके मेरा बड़ा बेटा बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, और उसकी अंदर हिम्मत है, वो 3 साल का है, लेकिन उसके अंदर जो है वो ग्रोथ का पूरे 1 साल का गैप चल रहा है।
ठीक है, उसकी चीजों के जो है ना कमी है। अब ये चीजें जो है ना वो मायूसी के सबब बनती हैं, डिससेटिस्फेक्शन होती है, उसका छोटा भाई उससे ज्यादा तेज है और वो जो है वो कमजोर है इस मामले, वो काम नहीं कर सकता, बड़े से मार खा छोटे भाई से मार खा रहा होता है। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो क्या करती है, डिससेटिस्फेक्शन करती है। हैवेगेस कहता है कि अगर आपकी सक्सेसफुल कंप्लीशन हुई है तो वो आपको ग्रोथ में सेटिस्फेक्शन होगी। ठीक है, ये वाला है। तला छोटा है, बड़े को पकड़ के कूट लेता है, और महल बड़ा है और वो बड़े से मार छोटे से मार खा लेता है। बहुत दिखाए हैं, वो खाता ही कुछ नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट? कौन सी चीज इमोशनल इंटेलिजेंट वाली है यहाँ पे? लॉजिकल है, म्यूजिकल है, या इम्पैथी, या फिजिकल है? इम्पैथी है, ठीक है। मतलब इम्पैथी होता है किसी दूसरे के जगह पे जाके दर्द महसूस करना। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ये आती है इम्पैथी। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड एंड इम्प्रूव थ्रू। इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है? जीन के जरिए, एजुकेशन के जरिए, या लाइफ एक्सपीरियंस और लाइफ रिफ्लेक्शन की वजह से? जी, जिंदगी में तजर्बात से इंसान सीखता है कि मुझे कब किस तरह कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे डील करना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे किसी को अपना बनाना है, कैसे कम्युनिकेशन बेहतर करनी है, कैसे सक्सेसफुल होना है, कैसे सर्कल अच्छा सर्कल बिल्ड करना है। ये चीजें तजर्बात से आती हैं। द कंसेप्ट ऑफ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, द रेंज ऑफ टास्क a learner can accomplish independently, the gap between what a learner। ये बड़ा ही अहम सवाल है और इसका ऑप्शन मिलते जुलते हैं। जी, आप लोग ठीक समझ रहे हैं। देखिए वो सारा एक सर्कल जिसका वो बच्चा, ये मैं यहाँ शायद ये देखें, लर्नर कैन डू अनएडेड, कि जो लर्नर है ना वो ये काम बगैर किसी की मदद के कर सकता है। और ये वाला काम जो दूसरा है, ये लर्नर कैन डू विद गाइडेंस, कोई मेरी मदद करे तो मैं इस जो लाइट ब्लू कलर है मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। तो ये वाला क्या हो गया? अब इस सर्कल, दरमियान वाले सर्कल और अगले जो बाहर वाला सर्कल है, इन दोनों के दरमियान वाला सर्कल, यानी यहाँ से जाने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए जो गैप है मेरा, वो मेरा क्या कहलाएगा? वो उस गैप को हम देख रहे होंगे कि वो गैप हमारा ये कहलाएगा, क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी, अकॉर्डिंग टू विगॉट्स की प्राइवेट स्पीचेज। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? प्राइवेट स्पीच होती है जब बच्चा खुद से बातें करता है और अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है कि यार मैं ऐसे काम करूं तो ठीक है, यानी अपने आप को रेगुलेट करना। स्पीकिंग प्राइवेटली टू वन सेल्फ एज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, कि अपने आप के साथ बातें करना ताकि अपने आप को रेगुलेट कर सके, यानी अपने आप को समझा सके, अपना कोई काम ठीक तरह कर सके। बच्चे छोटे अपने आप से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मैं ये ऐसे रखूंगा, मैं ऐसे घर बनाऊंगा। हम भी कभी कभी बातें कर रहे होते हैं, तो ये प्राइवेट स्पीच होते हैं, वैसे छोटे बच्चे करते हैं। इनगेज अगर में दूसरों के साथ बातें इसमें नहीं होती, दूसरों के साथ इमोशनल एक्सप्रेस नहीं होते। प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग चाइल्ड, और वो नहीं है। ठीक है, ये पहला ही है इसका ऑप्शन। अच्छा जी, ये मैंने दी है सोशल स्पीच क्या होती है, प्राइवेट, साइलेंट स्पीच, इसको पढ़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। बस ये 370 तक करने हैं, 3 सवाल और करने हैं, 3 सवाल और बस 50 पूरे हो जाएंगे। 321 से शुरू किया है, 70 तक करेंगे तो मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। तो ये नई इन्फॉर्मेशन जब लेना है, नए एक्सपीरियंस लेना है, तो इसे अकोमोडेशन बोलते हैं। और अगर कहता है कि नए इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टेंट के अंदर की बात करता तो फिर वो अजमिलेशन होता। ये अजमिलेशन का कंसेप्ट, अकोमोडेशन का कंसेप्ट, ये मैंने डिटेल दे दी है, आपने पढ़ लेनी है। प्याजे थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर, प्याजे की थ्योरी को क्यों किया गया क्रिटिसाइज? अवर एस्टिमेटिंग चिल्ड्रन कॉग्निटिव एबिलिटी, कि बच्चों की जो कॉग्निटिव एबिलिटी इसको ज्यादा अवर एस्टिमेट करता है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस करता है। इग्नोरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, कि ये सोशल कल्चर को इग्नोर करता है। लैकिंग इंपेरिकल एविडेंस, वो तो करता है। फोकस टू मच ऑन इमोशन, जी आप लोग ठीक कह रहे हैं कि सोशल कल्चर जो है ना, इसको इसने इग्नोर किया था, लैंग्वेज सोशल कल्चर इसको इग्नोर किया था। तो ये इसके ऊपर मेजर क्रिटिसिज्म है कि बच्चे तो सोसाइटी से सीख रहे होते हैं। कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी proposes that moral reasoning is primarily influenced by, जो मोरल रीजनिंग है, यानी डेवलपमेंट थ्योरी proposes that moral reasoning is primarily influenced by, कौन सी जो इंसान जो रीजन बनती है ना उसकी मोरली, अखलाकी तौर पे, या उसकी जो वैल्यूज सेट करता है, उसके अंदर किस चीज का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है?
यानी आप लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आप कोई नई वैल्यू सेट करना चाहते हैं, उसके अंदर किस चीज का किरदार ज्यादा होगा? गलत बता रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, इमोशनल इंटेलिजेंस तो आपके अपने साथ ही है। जब मोरल रीजनिंग के अंदर कौन सी चीज आपको ज्यादा टकरा रही होती है? वो आपका इन्वायरमेंट है। आपने बिलाल साहब ठीक कहा। देखिए, आपका इन्वायरमेंट जो है ना, ये आपको आपके रास्ते में रुकावट भी है कि आप कोई चीज वैल्यू सेट करते हैं, वो रुकावट है। आप इन्वायरमेंट को देख के अपनी मॉरल वैल्यू सेट कर रहे होते हैं कि इस इन्वायरमेंट के अंदर ये एक्सेप्टेबल है, इस तरह। यानी मोरल रीजनिंग होती है, जजमेंट वो इन्वायरमेंट की बुनियाद पे ये होती है। ये आपने याद कर। 370 सवाल, 50 सवाल हो गए। अब और मजीद पढ़ने की हिम्मत कोई नहीं है। कल मजीद 50 सवाल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बल्कि 1 मिनट है, कोई अगर आपने सवाल करना है तो जल्दी से कर लें, नहीं तो हम खत्म करते हैं। कोई सवाल आपका है तो कर दें जी। 50 सवाल रोजाना करेंगे और अगले 5 दिन भी यही चलेगी, हमारी साइकोलॉजी ही चलेगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।